अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मुझे कहते हैं हिना चौधरी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर अवामी राबता मुहिम का आगाज़ कर दिया, वो भी मंडी बहाउद्दीन से। आज जलसा आम से खिताब किया उन्होंने और एक हाई वोल्टेज क्राउड वहाँ पर मौजूद था, लोगों में जोशो खरोश पाया जा रहा था। मकसद ये था, कुछ 4-5 चीज़ा पॉइंट्स पर उन्होंने रोशनी डाली, जिसमें मंडी बहाउद्दीन की तामीर और तरक्की के हवाले से बात की जाए तो कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्टार्ट किए जा चुके हैं और जिन पर मज़ीद तेज़ी से काम हो रहा है, जिसमें एग्जिस्टिंग स्कूल्स की अपग्रेडेशन है, कॉलेज की अपग्रेडेशन है, यानी कि एजुकेशन वाइज चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है। ज़ाहिर है 85% कहा जाता है कि वहाँ पर आबादी देहातों में मौजूद है, 15% शहरों में। तो वो जो 85% देहातों में मौजूद है, उनकी तामीर और तरक्की के लिए, उनकी इंसेंटिव्स उनको देने के लिए जो एजुकेशन वाइज चीज़ें उनको बेहतर किया जा रहा है। साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी अजनास हैं, उन पर भी काम होगा। किसानों को एक बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। साथ साथ बड़ी एक वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया कि सहाफ़ी और जो आम आवाम महंगाई पर बात करती है और महंगाई से घबराती है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की हम जैसे तमाम सहाफ़ियों से कि आवाम को ये भी बताया जाए कि महंगाई होती क्यों है इंटरनेशनली, क्योंकि हम जितनी रिपोर्ट्स देखते हैं ब्लूमबर्ग की, UNDP की, और जो अभी लास्ट विजिट रहा है बिल गेट्स का, उन्होंने NCOC की काविशों को सराहा, जो एक स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रेटजी रही पाकिस्तान की, उसको सराहा कि काबिल तहसीन है। इकनॉमिकली वहाँ पर बहुत बड़ा सेटबैक आ सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी बेहतर परफॉर्मेंस से अपनी इकॉनमी को बेहतर ट्रैक पर लाने की कोशिश की, एक राइट डायरेक्शन में इकनॉमिकली चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है। इस पर रोशनी डालेंगे इकनॉमिक्स हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ करवाते चलूँ, डॉक्टर फरीदा फैसल साहबा, बहुत शुक्रिया आपने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एंड वेरी नेक्स्ट सिटिंग टू हर आसमा कदीर, MNA PTI, मैडम बहुत शुक्रिया आपने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया। साथ साथ वाया स्काइप हमें ज्वाइन करेंगे नसीम साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में टाइम दिया। थैंक यू। स्टार्टिंग फ्रॉम यू, क्योंकि हम इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात तो करते हैं, एक जो तनकीद हुकूमत पे आती है, क्योंकि हम इस विज़िट के हवाले से तो रोशनी डालेंगे, इस पर तफसीलन बात करेंगे, लेकिन तनकीद ये आती है कि हम एहसास प्रोग्राम शुरू करते हैं, हम एजुकेशन वाइज चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो हम आवाम को इतना बाइख्तियार क्यों नहीं बना देते? इतनी कैपेबिलिटी तो है कि इन प्रोजेक्ट्स के अलावा इकॉनमी पे भी प्रेशर ना आए और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाए। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, है ना, बात यह है कि एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ता है जिसके अंदर स्मॉल बिजनेसेस फ्लरिश कर सकें। सही। अच्छा, अगर आप बिजनेस का तनासुब देखें ना, तो जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है वो तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है किसी भी इकॉनमी का, ठीक है, 10% भी नहीं। सही। 85 से 90% होते हैं स्मॉल बिजनेसेस, और उनको ग्रो करने के लिए सही किस्म की एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। देखिए, जैसे ये लॉकडाउन्स हुए हैं, उसकी वजह से बहुत सारे छोटे बिजनेसेस जो थे वो अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव नहीं कर सके, तो उसको दोबारा से रीबिल्ड करना है, जिसके अंदर के डेफिनेटली वक्त भी लगेगा। इट्स अ डिफ़िकल्ट एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो कि रिक्वायर करता है एक अच्छा गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो यस, इट इज़ अ चैलेंज फॉर ऑल डेवलपिंग कंट्रीज। सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक मसला है कि जी किस तरीके से स्मॉल बिजनेसेस को वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे आपका छोटा जो बंदा है वो अपना बिजनेस जो है वो रन कर सके और उसको एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ नजर आए। मीडियम इंडस्ट्रीज पर भी जी, क्योंकि देखिए, इन्फ्लेशन जब होता है, अफराते ज़र, महंगाई जिसको आप कहते हैं, तो वो उसको साथ डील करने का एक वाहिद तरीका, दुनिया भर में है ना महंगाई, तो उसके साथ वाहिद तरीका ये है कि साथ साथ आपकी जो है रोज़गार भी मिले, और उसके लिए ये स्मॉल बिजनेसेस को इनकरेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्रोजेक्ट्स का काम यही होता है कि वो एक फर्स्ट स्टेप दिखाएं कि जी इस तरीके से काम किया जा सकता है, और लेटर ऑन वो सस्टेनेबल तभी होंगे जब उनके साथ स्मॉल बिजनेसेस साथ साथ जो है वो साथ साथ चलेंगे। आपका पॉइंट आ गया, मैंने कहा पहले इकोनॉमी पर राय ले लें, फिर आज की विजिट के हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहबा ये बताइएगा, क्योंकि फवाद चौधरी ने जब अपने खिताब किया तो उन्होंने कहा कि आमतौर पर देखा जाता है जो अपोजिशन में है और हुजूम जो है वो कभी बिरयानी की लालच में, कभी कॉफ़ी चाय की लालच में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा किया जाता है जलसागाह पे, लेकिन हमने देखा कि 70,000 जितने लोगों के बैठने की गुंजाइश थी, लेकिन अब ज़्यादा तादाद इससे भी बढ़ गई और वो किसी लालच में नहीं आए थे खाने पीने की। तो उन्होंने कहा कि आमतौर पे अपोजिशन में ऐसी चीज़ें देखी जाती है, लेकिन मौजूदा हुकूमत में आवाम का जो एतमाद है उसमें भी इजाफा हुआ। तो अपोजिशन लेकिन अपने आज आपको लगता है कुछ जलसेगाह से जो हुजूम था, रश था, जो खिताब था, जो उन्होंने आज बाज़ाब्ता उस मुहिम का आगाज़ किया, कुछ डरे घबराए, अभी तक अदम एतमाद की रट लगाए बैठे? हिना, थैंक यू सो मच। पहले तो अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए आई एम सो ग्रेटफुल। अच्छा हिना, मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैं उससे थोड़ी सी आपको पिक्चर ज़रा खींचती हूँ। मैं जब भी गई हूँ ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में,
पता नहीं पाकिस्तानी कौम वहाँ पे आती उन्हें क्या हो जाता है। और आप इमेजिन करें कि बड़े बड़े हजूमों में गई हूँ, मजाल है कभी उन्होंने औरत को उठा के नजर, मैं हजूम के बीच में से गुजर के जाती थी, लेकिन वहाँ पे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक बना होता था ना, सारा भी जितना भी पंडाल, पता नहीं उसमें लोग एंटर होते हुए उनके अंदर क्या रूह आ जाती थी कि मुझे लगते थे उन जैसे पारसा लोग शायद दुनिया में नहीं होंगे, क्योंकि वो जैसे आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम शायद ऐसा है और लीडर को इस तरह का है कि अल्लाह ताला ने उसकी बरकत ऐसी डाली है कि लोग खुद से खुद चले आते हैं ना। इसको कहते हैं, आई थिंक जितने भी सूफी होंगे वो सब कहेंगे चुने हुए लोगों के साथ या चुने हुए लीडर के साथ होता है। एक इंसान, एक शख्स जब चुन लिया जाता है तो उसके पीछे फिर फोल्ड के फोल्ड लोग चले आते हैं। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एक बहुत बड़ा मिरेकल मैं देखती थी। और इमेजिन करें, मैं आज तक कभी सड़क पे जाते हुए या अकेले जाते, अपने नेबर भी मैं इधर से उधर जाते हुए नेवर फेल्ट सो प्रोटेक्टेड कि जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुझे गूज़बम्प अभी भी होते हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में मैं जाती थी, दूर से मैंने एंटर होना, जिधर से भी एंटर होना, मुझे खुद वहाँ पे जो भी आया हुआ है, वहाँ पे बच्चा है, लड़का है, जो भी, सारे पीछे मर्द होते थे, लेकिन पाक की नज़र से मुझे ऊपर तक छोड़ कर आते थे। और अगर फंस भी जाएं तो रास्ता बचाते थे और दूर हट जाते थे। मजाल है कोई, तो ये कौम है ना, ये ऐसी बात नहीं है। कौम हमारी बड़ी पाक है, बड़ी अच्छी कौम है। ये जो हैं अपोजिशन करते हैं ना, ये बस अपने लोगों को, जिन्होंने समझते हैं, जो लोग समझते होंगे कि बाहर बैठ के अपोजिशन करते हैं करते हैं, एक वो जो लोग समझते होंगे कि नहीं हमारा पैसा खाया है, चलो अभी खा के इनकी तरफ चले जाओ, शायद वो उनको इस तरह ट्रीट करते हों। लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं पाकिस्तानी, कभी आप जलसों में जाके देखते हैं, मुझे तो वो रूह जो है ना, मैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं आपको कर सकती। पाकिस्तानी कौम बड़ी मुझे लगा, बड़े कपड़े फटे होते थे, मट्टी से भरे हुए इनके कपड़े, ठीक है, बटन नहीं लगे हुए, हाथों से, मजदूर ज्यादातर। तो जितनी मैंने उनके अंदर पाकी देखी है, खलूस से आते, खलूस से, जितनी उन्होंने लीडर के लिए मोहब्बत दिखाई है, जो उसके लिए जान देने के लिए खड़े होते हैं, है ना, वो यहाँ बैठ के हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। ये आपको पंडालों में जाके देखना और आपको अंडरस्टैंड करना होगा ये लोगों को क्या होता है। आज लोगों पाकिस्तान वो एक देखा है, हाँ, और जवाब भी देते हैं। आपने कभी देखा है कि जब भी हमारे लीडर इमरान खान साहब जब बोलते हैं जवाब देते हैं, और ऐसी बात नहीं है, बस जिसको मौका मिलता है ना, वो इमरान खान के सारे जिनको दुश्मन है या जो जेलसी है और जो उसको कामयाब, और पाकिस्तान को इतनी मुश्किल से निकाल भी लिया और पाकिस्तान की इज्जत बन रही, दुनिया पहली दफ़ा कायदे आज़म के बाद, अयूब खान के बाद, पाकिस्तान को बड़ी अच्छी नज़र से देखा जा रहा है, पाकिस्तान की इज्जत की जा रही। हमारा लीडर हर जगह अभी, अब वो पाकिस्तानी लीडर नहीं रहा, अब वो तो वर्ल्ड लीडर हो रहा है। लोगों को तो ये डर लगने लग गया है, इवन आपके जितने, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती, बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट पावरफुल कंट्री, उनको लगता है, उनके घरानों को लगता है कि ये वर्ल्ड लीडर है। डॉक्टर साहब बात करेंगे। नसीम साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आज आपने देखा वज़ीर आज़म इमरान खान का एक दबंग, मैं कहूँगी एक जलसा आम से खिताब की, एक दबंग आवाम थी और उनका एक वो एक नुक्ता नज़र उन्होंने रखा। अपोजिशन बाहर बैठ के अपोजिशन करे, आप एग्री करते हैं? साथ साथ कुछ सहाफ़ी बरादरी से, सहाफ़ी हल्के से ये बात भी सुनी जा रही है कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर हुकूमत अपोजिशन की चाल नाकाम बनाने के लिए सरगर्म हो गई है। डू यू एग्री? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का तो एक करिश्मा शुरू से ही है। वो जब क्रिकेट के स्टेडियम में होते थे, दुनिया भर उनको देखने आती थी, और सिर्फ पाकिस्तानी क्राउड नहीं, वो दुनिया के जिस भी क्रिकेट स्टेडियम में खेल रहे होते थे, वहाँ उनको बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती थी। अभी भी उनका करिश्मा चल रहा है, लोग उनको देखना चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं, और जिस तरह वो तकरीर करते हैं, और जब उनका करप्शन के खिलाफ एक उन्होंने महाज अपना जो है अपने खिलाफ बनवा लिया हुआ है, तो लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। कौम बहुत ज्यादा तंग है। इस मुल्क में जितनी करप्शन हुई है, जितनी करप्शन के जरिए पैसा मुल्क से बाहर भेजा गया, आज जो महंगाई है, ये उसी का रीजन है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। अगर ये अरबों डॉलर जो बाहर के ममालिक भेजा गया, वो अगर पाकिस्तान वापस आ जाए या पाकिस्तान में होता, तो गरीब आवाम को आज ये दिन ना देखना पड़ता। दूसरी बात आपने की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, तो आप देखें कि अपोजिशन
बहुत बड़ी अपोजिशन है, इतनी बड़ी अपोजिशन तो किसी को फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जब मुस्लिम लीग की हुकूमत होती थी तो पीपल्स पार्टी अपोजिशन होती थी, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती थी तो मुस्लिम लीग नून अपोजिशन होती थी। अब पीटीआई की गवर्नमेंट है तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई सब ने मिलके एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश की है, लेकिन आप देखें कि वो इत्तेहाद पहले भी नाकाम हुआ है, क्योंकि वो पहले इस्तीफे देना चाहते थे लेकिन पार्टी के अंदर फूट पड़ी, पीडीएम के अंदर फूट पड़ी और पीपल्स पार्टी को जो है वो निकाल दिया गया, तो उनके वो जो इस्तीफे देने वाला मामला था वो आगे ना बढ़ सका। अब इन्होंने ये शोशा जरूर छोड़ा कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, लेकिन इनके पास तो अपने नंबर पूरे नहीं है। हालांकि आपने देखा कि सेनेट के अंदर इनकी अक्सरियत है, लेकिन हुकूमत जो है वहां पे अपने बिल पास करवाने में कामयाब हो जाती है, तो कौमी असेंबली में तो इनके पास नंबर भी पूरे नहीं, और ये शायद इस आस में बैठे हुए हैं कि जो इत्तेहादी है गवर्नमेंट के इस वक्त एमकेएम या चौधरी काफ लीग से जो है वो इनकी कोई हेल्प कर देंगे। तो बाबा अगर आप कोई तहरीक लेके आ रहे हैं तो आप दूसरे की हेल्प की क्यों इंतजार कर रहे हैं? और मेरे ख्याल से उसके रिएक्शन में जो है वो आज प्राइम मिनिस्टर ने जो एक जलसे से खिताब भी किया है और वो ये आंसर देना चाहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं इसकी वजह से ज्यादा जलसे जुलूस नहीं करता, लेकिन अगर आप अवाम में मेरी पॉपुलैरिटी देखना चाहते हैं तो उसका एक उन्होंने टच देने के लिए आज का जलसा किया, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, पीटीआई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसने सियासी जवाब भी देना है। तो मेरे ख्याल से इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इतने बड़े जलसे से खिताब किया, गो के महंगाई आजकल बहुत ज्यादा है। आपने देखा कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया में जो है महंगाई की एक लहर आई हुई है, उसके बावजूद इतने लोगों को स्टेडियम में जमा कर लेना, मैं तो हैरान रह गया देख के कि इस मुझे तो ये लग रहा था कि जैसे पीटीआई का शायद जो कारकुन है या वोटर है वो महंगाई की वजह से कम होता चला जाएगा। अपोजिशन ने डाला हुआ था क्योंकि आवाम को तो एज अ टूल यूज किया जाता है ना कि देखिए आप पर तो महंगाई के पहाड़ तोड़ दिए और महंगाई से ये हो रहा वो हो रहा, तो ऐसा लग रहा था, लेकिन ये उनको मुंह तोड़ जवाब है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपके पास दोबारा वापस आऊंगी। मैडम महंगाई की बात हो रही है तो आपसे पूछते हैं एज एन इकोनॉमिस्ट, ये महंगाई का इतना शोर, फिर एक तरफ यूएनडीपी की रिपोर्ट, फिर बिल गेट्स की तारीफ, पाकिस्तान में एनसीओसी की तारीफ, फिर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स, तो क्या ये झूठी है? नहीं, देखिए इन्फ्लेशन तो बहुत बड़ा मसला है। महंगाई अगर कोई कहे कि नहीं है या महंगाई पे कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव है, नहीं ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा मसला है। देखिए इन्फ्लेशन इज़ एवरीवेयर, इवन एडवांस कंट्रीज़ में इस वक्त जिस किस्म की इन्फ्लेशन यूनाइटेड स्टेट्स फेस कर रहा है, जो कि इतनी स्टेबल इकॉनमी है, ऐसी कभी सेंचुरीज में नहीं देखी गई। क्योंकि देखिए ना, बीच में जो इवेंट आया है आपका कोरोना का, ये तो वंस इन अ सेंचुरी इवेंट है ना, तो इसलिए यस इन्फ्लेशन इज़ एवरीवेयर, पूरी दुनिया में है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोगों की आमदन कम है, इसलिए हमें इन्फ्लेशन ज़्यादा हर्ट करती है, हमें ज़्यादा तंग करती है इन्फ्लेशन। तो इसलिए जो आपका गरीब तरीन तबका है उसको तो प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, उसकी एक सोशल प्रोटेक्शन बड़ी ज़रूरी है। बड़ा इफेक्टिव सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम हमारा एहसास प्रोग्राम है, नो डाउट अबाउट इट, और काफ़ी उसका एम्बिट उन्होंने बढ़ाया है, नॉट ओनली द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, लेकिन आपके बिजनेस सपोर्ट भी उसके अंदर हुई है, स्टूडेंट्स की सपोर्ट उसके अंदर इंक्लूड की गई है। सो उसके काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं। सो दैट इज एन एस्पेक्ट जो कि आई थिंक हुकूमत ने बहुत अच्छा किया है इन्फ्लेशन को मतलब उसके असरात को कम करने के लिए, गरीब तरीन के लिए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जो आपके मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, जो आपके तनख्वाहदार तबका है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। और आई थिंक कि प्राइम मिनिस्टर को ख़ास तौर पे उन्होंने कई दफ़ा कहा है कि ये उनके लिए भी एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं। अब कंट्रोल करने के लिए है ना, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो माफियाज हैं आपके सारे सेक्टर्स में, फार्मास्यूटिकल से लेकर एग्रीकल्चर के अंदर बैठे हुए, अब देखिए ना रिसेंटली जो ज़राअत के अंदर आपका खाद के ऊपर कितना बड़ा मसला हुआ है, तो कभी चीनी का इशू आ जाता है, कभी इवन पेट्रोल का आपको पता है कि उसमें कितने सारे माफियाज बैठे हुए, एनर्जी सेक्टर में बैठे हुए, जिसकी वजह से आपकी सर्कुलर डेट है, इन पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा बिला सूद कर्जों का भी ऐलान हुआ है नौजवानों के लिए। ये तो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सबसे काबिल तहसीन बात यह कि यूथ सेंट्रिक पॉलिसीज रही हमेशा से, क्योंकि ज़्यादा यूथ बढ़ जाए पाकिस्तान में तो उनको लेकर उस लेबर से काम निकलवाया जाए, फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट अप किया जाए। और वो देखिए उसमें जो सबसे अच्छा हमारा सेक्टर व्हिच हैज डन रिमार्केबली वेल इज कंस्ट्रक्शन, जिससे आगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं, ठीक है। सो हमारा ग्रोथ रेट, अब पूरी दुनिया यही कह रही है कि इन दीज सर्कमस्टांसेस हमारा ग्रोथ रेट ठीक है,
which means کہ آپ کی جو بے روزگاری ہے اس کے اوپر تو کچھ حد تک آپ you're doing nominally well, لیکن انفلیشن کو روکنا اور خاص طور پہ جو انفلیشن کریٹڈ ہوتی ہے because of the mafias, now that is an area where I think the government should seriously rethink some of its policies. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحبہ, I will come again to you. آپ نے اپوزیشن کی بات کی اور پھر آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ you have been gone to those جلسہ اور آپ نے اٹینڈ بھی کیے and you feel safe there. اپوزیشن کیوں ایسے جلسہ گاہ کو دیکھ کر, عوام کی بڑی تعداد کو دیکھ کر, عوامی اجتماع کو دیکھ کر پھر بھی نہیں اس چیز پہ سوچتی کہ کچھ تو ہے؟ لائک باسلے ان کے پاس اسٹیٹسٹیکلی بھی رپورٹس موجود ہیں انٹرنیشنلی. ان کے پاس بات یہ ہے کہ یہ ان کی یہ سائیکی ہے اور تھوڑے سے ہمارے بھی لوگوں کا یہ سائیکی ہے کہ اتنا جھوٹ بولتے جاؤ کیونکہ لوگ تو بلیو اسی بھی کرتے ہیں. ہمارے تھوڑا سا ہمارے جو ملک میں ابھی لوگ اس طرف ابھی بڑھ رہے ہیں کہ وہ ہے نا تحقیق کر لو بات صحیح ہے کہ نہیں ہے, ذرا اس طرف ابھی نہیں آئے لوگ زیادہ تر. میرا خیال ہے کہ مجھ کو بھی نہیں کہنا چاہیے بٹ آئی نو ہاؤ ٹو سے اٹ کہ وہ جب ایک دفعہ وادی سے باہر نکالے, نہیں قوم کو ایک وادی سے باہر نکال دی کہ اگر تم لوگوں کو منسلوا مل رہا ہے تو نہیں, ہم نے تو ککڑی کھانا ہے اور ہم نے تو یوز ٹو بھی ہو جاتے ہیں نا, تو وہ یوز ٹو ہو کے بس آسانی کے لیے بس ہمیں بھیڑ چال والی اس میں بیچارے آ جاتے ہیں. سو یہ اس کو ان کی اس مائنڈ سیٹ کو یوز کرتے ہیں اور ان کو ڈسلوژن میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ابھی میرا خیال ہے لوگوں کو, مجھے اتنا ضرور نظر آتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے, لوگوں کو ایک بات یہ بھی احساس کرنا ہوگا کہ اگر وہ چاہتے ہیں پولیٹیکل کانشیسنس آ گئی, کانشیسنس, ہاں شکر ہے وہ یہ بھی ان میں آ رہی ہے, شکر ہے, اور عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے بالکل. سو ان کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں ان کے ملک میں ان کی بتائی ہوئی بات چلے تو ان کو میجورٹی دینی پڑے گی. عمران خان کو جب تک میجورٹی نہیں دیں گے تو وہ جو ان کی خواہشیں ہیں, وہ جو چاہتے ہیں جس طرح پاکستان چل پڑے, وہ اسی طرح مشکل ہی اس شخص کے لیے ہو رہی ہے. جس طرح کہ آپ دیکھتے ہو وہ جو کہتے ہیں کہ حکومت ہر دوسرے دن تھوڑے دن ان کو بلیک میلنگ کا پہ جاتے ہیں. اچھا, نمبر 1 یہ. دوسری بات یہ ہے, ایک میری بہن بات کری تھی انفلیشن, ایک ہی ایشو کوئی ابھی کا نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے رہا ہے. اس کی ریزنز ہوتی ہیں انفلیشن کی. پہلی بات ہوتی ہے کہ پاپولیشن ایک آپ کی بڑھ رہی ہے. دوسری بات ہے پاپولیشن کے ساتھ آپ نے ریسورسز بھی جو آپ کے ساتھ ملک وہ آپ نے مینیج نہیں کیے, یا آپ کو ڈسکور اگر کر لی ہیں تو آپ نے ان کو اس طرح لوگوں تک پہنچائے نہیں ہیں. آپ کے پاس ایک بہت بڑا اچھا اگزامپل ہے جو میں اسٹڈی کری تھی اباؤٹ منگلا ڈیم. وہ جو ایوب خان صاحب نے اس وقت بنایا تھا, اس وقت پاکستان کی پاپولیشن بڑھ رہی تھی, اور آئی تھنک رپورٹس اگر اندر سے کوئی انفارمیشن آپ کو نکال دے تو ایز فار ایز آئی نو بیکاز مائی فادر واز ود ہم, تو وہ یہ بتاتے تھے کہ اس زمانے میں پاپولیشن بڑھ رہی تھی اور جابس جو تھیں وہ کم پڑ گئی تھیں. تو ایک منگلا ڈیم کے بنانے سے کنسٹرکشن انڈسٹریز تھی, تو عمران خان نے اس کو بھی یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس کو چلانے سے مزدور جو ہیں زیادہ طبقہ پیسہ لاک ڈاؤن میں یہ اسٹریٹجی بھی یہی تھی کہ کنسٹرکشن کمپنی کو کیونکہ یہ بیکاز ہم نے اس کو دیکھا کہ جو منگلا ڈیم تھا اس نے تو پھر کھول دیے نا اکنامک کوریڈورز, اس نے کھول دیے, آپ کی سڑکیں چل پڑیں, آپ کے لوگوں کو روزگار ملنے لگ گیا, اور کہاں سے کدھر پہنچ گئے, یہ بیکاز آف دیٹ, اور اس کا پھل ابھی تک کھا رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے ڈیمز کے بھی بن رہے ہیں. سو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹس نے, اگر ہمارے پاس اتنی ریسورسز تھیں, ہمارے پاس سن کی کتنی بڑی ریسورس تھی, چائنا ہم سے بعد میں ہوا ہے, تو سولر انرجی پہ کیوں نہیں کام کیا, کیوں دوسروں سے ہماری کوشش کیوں نہیں کی. گاربیج ابھی دیکھیں جو آپ کا کٹھا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ جو ہمارا گاربیج سالانہ کٹھا ہوتا ہے پورے ملک میں, وہ K2 کی پہاڑ کی اس کی لمبائی سے ڈبل ہوتا ہے ایک سال میں, تو 70 سال میں کتنا ہوگا. اگر یہ تھوڑی سی بھی عقل کر, یہ جو آپ بات کریے نا, ایسے انرجی ہم کر سکتے ہیں. اب ناؤ وی آر اربنائزیشن, دین ریپڈ پاپولیشن گروتھ ہے, آپ کی واٹر پولوشن, ایئر پولوشن, نوائز پولوشن, کلائمیٹ چینج, یہ ساری چیزیں. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم کوئی اربن پالیسی لے کر پروونشل لیول پر, ہر ایک پروونس کی بات کریں. ابھی KPK میں اس پہ کام میں آپ کو یہی بات کر رہی ہوں کہ دیکھو 70 سال کی جو اربن پاپولیشن کے اوپر ورک ہونا چاہیے تھا, ایٹ لیسٹ 40 ایئرس سے تو پہلے چلو ہو جاتا, وہ کیا ہی نہیں ہے. آپ سمجھیے آج پاکستان بنا ہے, اور اب اربن پاپولیشن کی جس طرح گروتھ ہوگی اس کے اوپر پالیسیز اب بننا شروع ہوئی ہیں. تنقید کرنا آسان ہے, تنقید کرنا آسان ہے, تو جس کو ٹینجیبل ریالٹی میں ابھی جب سے پرائم منسٹر کر رہے ہیں, وہ آپ وہاں بیٹھے تو بندہ کہتا ہے کہ یار یہ شخص کر رہا ہے, ہم تو نہیں فوتی ہو جائیں اگر یہ. سو اللہ ان کی عمر زندگی کرے, سلامت رکھے. اگر
یہ قوم اور اس کو اسٹرینتھ دیتی ہے تو پھر انشاءاللہ پاکستان لے کے، کیونکہ اس کا کچھ بھی نہیں اسٹیک پہ ہے. نسیم صاحب آپ کی طرف آؤں گی. یہ جب بھی کوئی بھی حکومت ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ کام کرتی ہے یا بات کرتی ہے تو عوام میں ایک پریشانی کی لہر وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا یہ پرولونگ کریں گے اگر گورنمنٹ رہتی ہے نہیں رہتی، تو یہ پریشانی کا حل کیسے نکلے؟ کیا یہ پریشانی ٹھیک ہے عوام کی؟ نسیم صاحب دیکھیں عوام ہوتی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 سر کہیے گا. میں اس میں آپ کو میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ میں محمد ڈیم پہ گیا تھا جب اس کی اوپننگ ہو رہی تھی. وہاں پہ ایک اینٹ بھی نہیں تھی، لیکن 2 سال بعد جب پرائم منسٹر کا دوبارہ وہاں پہ وزٹ تھا تو پھر ہم دوبارہ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ٹنلز بنی ہوئی ہیں، چائنیز کام کر رہے ہیں، لوکل جو اتھارٹیز ہیں جو لوکل وہاں لوگ تھے ان کو کاروبار ملا ہوا ہے، کافی زیادہ وہاں پہ ایکٹیویٹیز نظر آئیں. تو میں نے پرائم منسٹر سے پوچھا، میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب یہ تو جا کے مکمل ہوگا 2027 میں، تو آپ پتہ نہیں اگلا الیکشن جیتے یا نہ جیتے. تو انہوں نے کہا دیکھیں مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں اگلا الیکشن جیتتا ہوں یا نہیں جیتتا ہوں، میں عوام کو، میں قوم کو ڈیم دینا چاہتا ہوں کیونکہ پاکستان کی یہ ضرورت ہے. میں نے شروع کروا دیا ہے اور یہ اگلی حکومتیں بے شک آئیں اور اس کو کنٹینیو کریں. تو جب آپ کا یہ ویژن ہوتا ہے نا تو پھر چیزیں پایا تکمیل پہ پہنچتی ہیں. پچھلے دنوں میں اپنا کاغان گیا ہوا تھا، سکی کناری جو ہائیڈل پاور پروجیکٹ بن رہا ہے، کیا زبردست پروجیکٹ ہے وہ. 884 میگا واٹ آپ کو وہاں سے تھرمل بجلی ملے گی، آپ کا پانی وہاں پہ آ رہا ہے دریائے کنہار کے کنارے. بڑا اچھا پروجیکٹ بنایا. تو اگر اب جو بھی حکمران ہوتا ہے اگر اس کے اندر ول ہے اور وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنے ٹینیور میں اچھے کام کرنے ہیں، بے شک یہ میرے ٹینیور میں کام ختم ہو یا نہ ہو، میں نے کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں لے کے آنا جس کے اندر نظر تو آئے عوام کو کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اورنج لائن ہے، لیکن اس میں پتہ چلے کہ ہمیں اتنا خسارہ ہو رہا ہے بعد میں. جیسے ابھی 25 لاکھ روپے آمدنی ہے اورنج ٹرین کی اور 2 کروڑ روپے اس کو اوپر ماہانہ خرچہ ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے پروجیکٹس بنائیں جس سے پاکستان کی انرجی ریسورسز پوری ہو. جب آپ کی انرجی ریسورسز پوری ہوں گی تو دیکھیں آپ عام آدمی کو بجلی ملے گی، آپ کے بزنس مین کو بجلی سستی ملے گی، آپ کا کاروبار فلرش ہوگا، اس سے جابز کریٹ ہوں گی، آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی. تو یہ لانگ ٹرم پالیسیز آپ کو سوچنی پڑتی ہیں. اور جو میں نے دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن اسی طرح ہے کہ جس طرح انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا اور پوری دنیا میں اس کی پذیرائی ہوئی، اور جو کنسٹرکشن کے بزنس کو انہوں نے نہیں رکنے دیا، اس کی وجہ سے 70 انڈسٹریز اور چلتی ہیں اور عوام کو روزگار ملتا ہے. تو اپوزیشن اسی طرح بوکھلاہٹ کا شکار ہے، حکومت کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہی ہے. دیکھیں بالکل ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں اپوزیشن نہیں ہے، یہ گرینڈ اپوزیشن ہے، اور 3.5 سال میں وہ کوئی ایسی کارنامہ نہیں دکھا سکے جس کی وجہ سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب گھبرائے ہو. بلکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بہادر انسان ہے. انہوں نے کھیل کے میدان ہو یا شوکت خانم ہو یا نمل یونیورسٹی ہو، جب وہ کسی چیز کی ٹھان لیتے ہیں تو وہ اس کو کر گزرتے ہیں، وہ اپنی کسی ذاتی چیز کو نہیں دیکھتے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں اور وہ جو بھی کیبنٹ کی میٹنگ ہو، ECC کی میٹنگ ہو، کوئی بھی میٹنگ ہو، اس میں ان کو پریشانی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ غریب عوام جو ہے نا ان کے لیے کچھ کریں، مہنگائی کو کسی طرح کم کریں، یہ جو ذخیرہ اندوز ہے ان کا کچھ کیا جائے. اصل میں جو ہمارے ملک میں مہنگائی ہوتی ہے اس کی اصل جو ریزن ہوتی ہے وہ ڈالر یا انفلیشن یا باہر کے معاملات نہیں ہوتے. یہ جو ہمارے یہاں پہ ذخیرہ اندوز بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ چیزوں کو دبا لیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بڑی بڑی جب گوداموں پہ چھاپا پڑتا ہے تو وہاں سے لاکھوں بوریاں نکلتی ہیں. تو اگر یہ کچھ عقل کر لیں، کچھ غریب عوام کے بارے میں سوچ لیں تو حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے تو جس طرح احساس پروگرام شروع کیا ہے اس سے لوگوں کے گھر میں صرف پیسے نہیں پہنچتے، انہوں نے وہاں پہ وظائف بھی نہ رکھے ہیں. صرف جو بیوہ احساس پروگرام، عورتیں ہیں، صحت کارڈ بھی. جی صحت کارڈ میں آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ علاج نہیں کروا سکتے تھے، کچھ لوگوں کے میں نے انٹرویوز جا کے کیا، انہوں نے کہا ہم 6 مہینے سال ہمیں ہو گیا تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے آپریشن کرانا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم گھر میں روٹی کھائیں یا آپریشن کرائیں، زیور بیچیں یا زمین بیچیں. لیکن ہیلتھ کارڈ آتے ساتھ ہی لوگوں نے دوڑ لگائی اور ہسپتالوں میں اتنا زیادہ رش ہو رہا ہے کہ آج کل ان کو ٹائم دینا پڑ رہا ہے کہ ہم آپ کا 2 مہینے بات کریں گے، جو پریورٹی کے حساب سے ہے. اگر کسی کا ایمرجنسی آپریشن ہے اس کو جلدی کی ڈیٹ دی جاتی ہے، اگر کسی کا آپریشن لیٹ کرنا ہے اس کو اتنا زیادہ کوئی کمپلیکیشنز نہیں آئیں گی، اس کو بعد کی ڈیٹس مل رہی ہے. لیکن لوگ اب خوش ان پروگرامز کے حوالے سے بات کریں گے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ناظرین، یہاں پر لیں گے ایک شارٹ سی بریک، واپس آئیں گے تو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
next level of sports facility, Marina Sports City. सिर्फ 1.5 लाख रुपए से बुकिंग और बहाना किस्त सिर्फ 9,500 रुपए से। Welcome to the new home of Lahore Qalandars, Marina Sports City. 042 111 333 987, a project of Al Jaleel Developers. वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से, यानी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है, सास प्रोग्राम है, सेहत कार्ड है, सास प्रोग्राम की डिफरेंट विंडोज़ है जिसमें कोई भूखा ना सोए, एहसास विंडो, कोई ट्रक है जिसे खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, गरीबों को अपलिफ्ट करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर हुए तबके को जब तक आप ऊपर लेकर नहीं आएंगे तो आपका माशरा तरक्की नहीं कर सकता। साथ साथ इन्फ्लेशन रेट पर जो हम बात करें, मैडम आपसे पूछूंगी मैं, हम प्रायोरिटाइज कैसे कर सकते हैं इकोनॉमिकली? अगर आपने कहा कि कुछ चीज़ें जिनको कॉप अप करने की ज़रूरत है और हम बेहतर कर सकते हैं, हम इफेक्ट को कम कर सकते हैं, इफेक्ट को कम करने के लिए प्रायोरिटाइज करना बड़ा ज़रूरी है, तो वो कैसे करना है? देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं और प्रायोरिटी सेक्टर्स में आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो एग्रीकल्चर डेफिनेटली हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जी, और वही ना कि वो 5% के करीब तो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है एसोसिएटेड हैं एग्रीकल्चर के साथ, और उनको फीड करने के लिए एग्रीकल्चर को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। और वाकई काम भी हो रहा है, बहुत एफर्ट की जा रही है इस सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए। लेकिन देखिए, एक तरफ से तो आप एफर्ट करते हैं सेक्टर को अपलिफ्ट करने की, दूसरी तरफ से जैसे वो कह रहे हैं ज़ख़ीरा अंदोज़, मैं उनको कह रही हूँ माफियाज, वो आपकी सारी एफर्ट्स को नलिफाई करते हैं। जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके फर्टिलाइज़र की, तो इसी तरह ये कि आपकी अजनास बहुत सारी पैदा हो रही हैं लेकिन उनकी स्मगलिंग हो रही है। का मसला आता है, मैनेजमेंट का मसला आता है। पाकिस्तान के अंदर यकीनन प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर की बढ़ी है, इम्प्रूव हुई है, काबिले तहसीन है। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, देखें ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रोडक्ट का बताती हूँ, ऑलिव है फॉर एग्जांपल। अब ऑलिव ग्रोथ, पाकिस्तान इज एन आइडियल प्लेस फॉर ऑलिव ग्रोथ, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट, अगर कुरान शरीफ में इसका जिक्र है तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रूट, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि उसको तो आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, आप उसको ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू एडिशन वगैरह, नाउ दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप। अब किस हद तक आप वो वाली चीज कर सकें, कल्टीवेशन प्रोजेक्ट भी चल रहा है बहुत बड़ा, ये वो तो ये पानी भी कम लगता है। हाँ जी, वैल्यू एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट में हम काम। और फिर हम ये देखें कि कौन से ऐसे एरियाज हैं। अब देखिए, 2 क्रॉप्स हैं जो एक ही जगह लगती हैं, एक है शुगर केन और दूसरी है कॉटन, ठीक है। अब शुगर केन का क्योंकि माफिया था, तो जो कॉटन का एरिया था वो शुगर केन ने ले लिया। अब उसको थोड़ा सा रिवर्स कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इट्स गोना टेक टाइम, बट एफर्ट्स आर गोइंग देयर, ठीक है। उन एफर्ट्स को एक्सपेडाइट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लोग इनको सैबोटाज कर रहे हैं, माफियाज जो बैठे हुए हैं, इनको एड्रेस करें। योर पॉलिसीज आर इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है लोकल लेवल पे उसके इश्यूज हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इश्यूज हैं और इन्हें हमें रिजॉल्व करना है। दूसरा सेक्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी आप कह रहे हैं कि जी विजिट भी हुआ बिल गेट्स का, दैट्स ई कॉमर्स, ठीक है ना। हमारा $2 बिलियन जो है, हम कॉमर्स, ठीक है, हमने 100% इंक्रीज कर लिया, 1 से 2 पे पहुंच गए। भाई हमसे 6 गुना ज्यादा आबादी है इंडिया की, बट देयर ई कॉमर्स इज 100 times more than us. So means कि एक एरिया इतना बड़ा जहाँ पे हमारा यूथ जो है वो सारा, ये 2-3 एरियाज हैं जिन्हें प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, आई थिंक। और तीसरी चीज ये है कि जो सीपेक के अंडर, एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग वेरी वेल देयर, कि उन्होंने वहां जाके और उसके साथ चाइना के साथ इन्वेस्टर्स से मुलाकातें जी, इन्वेस्टर्स के साथ अपना उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारा जियो स्ट्रेटेजिकली हम जहाँ पे लोकेटेड है पाकिस्तान, तो अनफॉर्चुनेटली इस प्रोग्राम को सैबोटाज करने की बहुत सारी एफर्ट्स हैं। उसको ही ट्राई टू स्टॉप दैट, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो इस तरह कंटिन्यूअसली चलती जाए। तो देखिए, चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं,
बट आई थिंक एफर्ट्स आर बीइंग डन. उनको इम्प्रूव किया जा सकता है बाय आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूविंग द इम्प्लीमेंटेशन. बल्कि आपने बिल गेट्स का जिक्र किया, मैडम आपसे स्टार्ट करूंगी. वो ऑन लाइटर नोट हमने एक पिक्चर भी देखी जो बिल गेट्स बैठे हुए वज़ीर आज़म इमरान खान के, मेरे ख्याल में आपकी नज़र से भी गुजरी, तभी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी है. वो बैठे और कुछ अपोजिशन की तरफ से ट्वीट्स ऐसी आई कि देखिए कैसे बिठाया हुआ और दिस इज़ नॉट द वे एंड ईगोइस्टिक वज़ीर आज़म इमरान खान, इस तरह की बातें हुई. ये तो एक बात हो गई, यानी उनकी अपोजिशन की हद यहाँ तक वो चले गए, दे हैव क्रॉस्ड एवरी लिमिट ऑफ द अपोजिशन. आप उनकी सोच देखिए कि वो समझते हैं कि हर कोई इंसान जिसको अल्लाह ने थोड़ा ज़्यादा दे दिया है वो खुदा ना करे कोई बहुत. आपने देखा मरियम क्या कर रही थी अपनी वर्कर के साथ जो बहुत दूर से आई थी, तो वो उसको धत्कार रही थी. जो वर्कर आपको इधर लेकर आता है आप उसको धत्कार रही थी. तो उनकी ये सोच है, प्लीज़ उनकी सोच पे मत जाएं, बिकॉज उन्होंने तो इस पाकिस्तान को आई डोंट नो क्या लोगों को बना दिया है, वेरी सैड. और लोग इन्हीं को फिर जा के व्हाट दे हैव डन, अगर उस रिपोर्ट को उस औरत को देखा हो, उसकी बेचारी की कितनी तबीयत, उसको कितना बुरा लगा हो कि मैं जिसके लिए अपने लीडर के लिए गई हूँ और मैंने उसके साथ जाना था, उसको फख्र होना चाहिए था कि मेरे साथ उसको ज़्यादा गले लगाती. यही तो है जिसकी वजह से मैं जो मेरा बाप है वो वज़ीर आज़म बना था, जिनकी वजह से, और आप उसको धत्कार रही हो और फिर पुलिस को कह रही है कि इसको धक्के लगाओ. पहली बार आप इनकी सोच पे जा रही हो. ये सोच पे लोग नहीं होते. I want to add in my question too, उसके बाद सवाल शुरू होना था. What they want more now? मुझे लगता है कि उनको अपोजिशन भी थोड़ी तगड़ी करनी चाहिए. मैंने ये लेवल कैसे जिक्र किया, मैं आगे सवाल ये पुट करने लगी थी. What they want more now? हेल्थ कार्ड की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस जो कि तरक्की पजीर ममालिक तक भी हमने देखते नहीं नज़र आती, और वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी इसका जिक्र करते हैं, यानी 10 लाख महाना, इट्स ह्यूज अमाउंट. एहसास प्रोग्राम, फिर एहसास प्रोग्राम में डिफरेंट विंडोज़ हैं, पनागाह है, खाना खिलाना, रोशन डिजिटल अकाउंट, ओवरसीज़ के लिए जो काम हुआ, डिजिटलाइजेशन की बात करें, इकोनॉमी को डिजिटलाइज करने की बात हुई, किसान कार्ड है. What they want now? मैं एक बात बताऊं कि ये जो सर इमरान है ना, ये फॉलो कर रहे हैं हज़रत उस्मान का वो था सारा ये प्लान. जैसे उसमें ये था कि आपके जो आपकी सोसाइटी का जो सबसे गरीब पिसा हुआ तबका है ना, उसको संभालना है. ये मेरी इस तरह, जब मैं टीचर थी ना, तो मुझे होता था कि मेरे सारे स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं ना यार, वो ए ग्रेड में ही सब जाएं. तो जो आगे बैठे हुए थे तो वो रिजल्ट तो बहुत अच्छा देते थे, लेकिन जो पीछे वाले बैठे थे उनका नहीं. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं पीछे जाके बैठ जाती थी और उनको फिर साथ करती थी. तो एट द एंड रिजल्ट क्या आता था कि सबके एक जैसे ना बहुत अच्छे आते थे. सो ये सेम स्ट्रेटजी है कि आपने किसी सोसाइटी को एक इक्वल तरीके से डेवलप करना है, एंड सेंस ऑफ इक्वालिटी में जाना है, एक दूसरे की इज्जत करनी है, और क्या कहते हैं मोहब्बत और एक रिस्पेक्टफुल तरीके से एक नोबल नेशन बनाना है. तो जब तक आपका नीचे तबका जो पिसा हुआ है, होमलेस, शेल्टर नहीं है, भूख नहीं है, जिसको बच्चा भूखा है, बातें नहीं चाहिए उन्हें, उसने क्या खाना, जिसको नहीं मिल रहा, वो कहाँ से तरक्की की तरफ सोचेगा? उसको तो रोजाना खाने की पड़ी है. सो जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का है, उनका ये शुरू से ही है हमेशा वेलफेयर स्टेट, जो कायदे आज़म ने कही थी, इस्लामी फलाही रियासत. इस्लामी फलाही रियासत यही है. बाकी सब संभल जाएंगे, आप और मैं, हमको संभल जाएंगे. जिनकी रिसोर्सेज नहीं है, जो संभल नहीं सकते, उनको हेल्प चाहिए, उनका हुक्म है. और यही हमारी जिहाद है, यही सर इमरान की जिहाद है, और ये करते रहेंगे. इनको बोलने दो जो कहते हैं. हमने ये करना है कि अपने गरीब लोगों को, जो पिसे हुए लोग हैं, उनको स्ट्रेंथ दे दें, ताकि वो इतनी तो हेल्प दे देना. किसी को भी देते हैं, माँ बच्चे को देती है कि जब ये इस काबिल हो जाएगा फिर वो खुद संभाल लेगा. सो जो प्राइम मिनिस्टर है वो एज अ मदर, एज अ फादर, अपनी कौम जो नीचे लोग हैं उसको उसने उठाना है, संभालना है. और वो जितने अच्छे स्टेप उसने किए हैं दुनिया में सराहे जा रहे हैं. किसी ने आज तक किया है? नवाज शरीफ साहब ने जितने भी डॉलर्स को जब नहीं आते थे सबके फ्रीज कर दिए. जरदारी साहब आए, उन्होंने सारी गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर बैन लगा दिया फॉर 5 years. सो अगर इनके पीछे बैकग्राउंड. अच्छा, दूसरी बात आप कर रहे हो कि इन्फ्लेशन कब नहीं हुई बेटे? मैं बचपन से देखिए 10 पैसा हो गया, फिर आई रिमेंबर मेरी मदर 50 पैसे पे शोर करने लगी, फिर 1 रुपए पे शोर करने लगी, महंगाई हो रही, महंगाई, पेट्रोल. सो ये तो इसलिए. अच्छा, इसके मैं आपको एक और एग्जांपल लास्टली दूंगी जो अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ. सॉरी दिस इज वेरी मच थोड़ा सा रिलीजियस है, बट कांट हैव बिकॉज क्योंकि मैं कुरान से ही सीखा, और मैं कुरान से ही बहुत मैंने सीखा है. तो मैं कहती हूँ मैं लोगों को बता दूँ. शायद सूरह काफ गार वालों के साथ क्या हुआ था, वो किसी ने कहा 600 साल के बाद जागे, किसी ने कहा 300 साल. जब वो जागे तो वो सारे बाहर गए. देवर अपने टाइम के देवर ग्रेट पीपल, बहुत मंझे हुए लोग और नेक पाक लोग थे. वो जब बाहर गई तो वो उस वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर सके, उनका सिक्का नहीं काम आ सका, वो अपने भूख के लिए नहीं कर सके.
واپس آئے سب نے کہا نہیں عزت سے دعا کی اللہ میں اٹھا لے, صرف کتا نہیں ہے. اس کا مطلب اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی بیٹا اگر آپ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں چلاؤ گے تو پھر اس میں یہ بہت سخت پیغام دیتا ہے کہ وقت کے ساتھ نہیں چلو تو آپ کو چلنا ہوگا, نہیں تو پھر ایگزسٹنس کے پھر وہ پھر یہاں پہ شروع ہوتا ہے. اس ورس میں اینڈ میں یہ شروع ہوتا ہے سروائیول آف دا فٹسٹ, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. سو ہماری قوم کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ آپ کو محنت اور گھبرانا نہیں ہے. آپ کی اگر ہو رہی تو اور ارننگ کا سوچو اور کماؤ. جیسے بچے نہیں ہوتے آج ایک گھر کما رہا ہے کل تم بھی کرو. گھبرائے, لیکن اپوزیشن تھوڑا سا گھبرا لے ہیں اب. اپوزیشن کو پتہ ہے کہ ان کی انشاءاللہ تعالی آج کے بعد تو نسیم صاحب, ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی, آپ کو نہیں لگتا اپوزیشن کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنے کی ضرورت ہے اس NRO سے اور اپنی عدم اعتماد تحریک سے نکل آئے؟ آپ کوئی they should come up with a better strategy now. دیکھیں جب برٹش پارلیمنٹ میں کوئی اپوزیشن آتی ہے نا تو وہ وہاں پہ آ کے اپنی شیڈو کیبنٹ بناتی ہیں. ان کا شیڈو منسٹر ہوتا ہے, لائک ہیلتھ کا ہے, انٹیریئر کا ہے, خزانے کا ہے. اس میں پھر وہ آ کے آئیڈیاز دیتے ہیں عوام کو اور حکومت کو بھی. یہاں پہ تو اپوزیشن صرف NRO لینا چاہتی ہے اور اپنے جتنے کیسز ہیں جب اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں تو وہاں کئی عوام کی باتیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. حالانکہ عوام نے ووٹ دے کے ان کو اسمبلیوں میں بھیجا, ان کو وزیر اعظم بنایا, ان کو منسٹر بنایا. اور جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے ریفرنس دیا تھا کس طرح اپنے جو کارکن خواتین تھیں ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا تھا. تو بات یہ کہ اپوزیشن جو ہے وہ کوئی عوام کے فائدے کی بات ابھی نہیں کر رہی, اور یہی وجہ ہے کہ وہ عوام کو سڑکوں میں نکالنے پہ ناکام ہے. نہیں تو جس طرح ہم سب نے مہنگائی کی بات کی, مہنگائی تو ہر دور میں ہوتی ہے. جب ہم چھوٹے تھے اس وقت بھی چینی اگر 8 آنے بڑھ جاتی تھی تو ہماری بھی والدہ کہتی تھی دیکھو مہنگائی ہے. تو یہ تو ایک فینومینا پوری دنیا کا ہے. میں ابھی UK گیا ہوا تھا, جو چیز 1 پاؤنڈ کی تھی وہ اب 3 پاؤنڈ کی ہو گئی ہے. تو مہنگائی تو بڑھ رہی ہے, لیکن آپ عوام کو کنونس نہیں کر پا رہے کہ آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب کوئی بیرونی دورے نہیں کرتے, کوئی انہوں نے رولیکس کی واچ نہیں پہنی ہوتی, کوئی گچی کا سوٹ نہیں پہنا ہوتا, کوئی نائکی کے شوز نہیں پہنے ہوتے. وہ عوام کے لیے پریشان ہوتے ہیں. میں ان کے جب بھی دیکھتا ہوں وہ وہاں پر آتے ہیں لنگر خانے میں, وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو جب ان کے دل میں غریب کا درد ہے, اور 70 سال کا بگاڑ 3 سال میں درست نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے. اتنی ہرڈلز ہیں, مافیاز ہیں, کچھ صوبوں میں دوسرے پارٹیز کی حکومت ہے, کچھ 18ویں ترمیم کی وجہ سے سارے اختیارات صوبے کے پاس چلے گئے, لیکن وہ پھر بھی دن رات کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح غربت کو کم کیا جائے, اور غربت کو کم کریں گے تو عام جو عوام ہے وہ اوپر اٹھے گی. جبکہ اپوزیشن کوئی بھی پروگرام لے کے آپ سڑکوں پہ نہیں آ رہی. آپ دیکھیں جب ٹی وی کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ذاتیات پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, آپ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر پیٹرول کی پرائس بڑھ گئی ہے تو اس کو کم کیسے کیا جائے. کہ اگر دنیا میں پیٹرول کی پرائس بڑھ رہی ہے, آپ جو خام تیل ہے اس کو مہنگا خرید رہے ہیں, اس کو سستا کس طرح بیچ سکتے ہیں, اور پھر جو آپ نے پروجیکٹس لگائے تھے ان کا سود کس طرح واپس کیا جائے. میٹرو پنجاب کی آپ نے لگائی ہے, 1,00,000-2 لاکھ روپے آپ کے پاس دن کے وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں, اور مہینے کے کروڑوں روپے آپ اس کو سود کا شکل میں دینا پڑتا ہے, اور وہ بھی ڈالرز کے اندر دینا پڑتا ہے. تو ان کو تو جواب ان تمام باتوں کا دینا چاہیے, اور عوام کو کوئی پروگرام دیں کہ بھئی وہ عوام کی کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر اپوزیشن نے اتنے پیسے کمائے ہیں اپنی حکومتوں میں تو وہی کوئی فنڈ قائم کر دیں جس سے غریب عوام کو کچھ ریلیف ملنا شروع ہو جائے. وہ کوئی لنگر خانے کھول دیں جہاں پہ غریب مزدور آ کے روٹی کھا سکے. کچھ نہ کچھ تو یہ کر سکتے ہیں نا. دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی اتنا شور مچاتی ہے, لانگ مارچ لے کے آ رہی ہے وفاق کی طرف, تو سندھ میں کیا حال ہے؟ سندھ میں بھی آپ دیکھیں کہ عام بتا وہاں کتے کے کاٹے کی ویکسین نہیں ملتی, وہاں پہ نارمل ویکسین سب سے کم ریشو. لانگ مارچ آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, مجھے تو نہیں لگتا کہ لانگ مارچ ان کی کامیاب ہوگی. یہ کوشش تو ضرور کریں گے ہاتھ پیر, کیونکہ یہ بہت زیادہ مار رہے ہیں, لیکن ان کی لانگ مارچ کامیاب نہیں ہونے لگی. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے تو ٹیبل ہوتا ہی نظر نہیں آ رہا کہ یہ ٹیبل بھی اس کو کر سکے. اس کی آنا تو بہت بات کی بات ہو جاتی ہے. تو اپوزیشن کے پاس کوئی پروگرام اس وقت نہیں ہے, وہ صرف کوئی جو ہے انارکی پھیلانا چاہتے ہیں. اب بلاول صاحب جو ہے 27 فروری کو جلوس اور لے کے جو ہے اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں, جبکہ 24 سال بعد اسلام آباد میں آسٹریلین کرکٹ ٹیم وہاں پہ آ رہی ہے. 27 کے بعد سے وہاں پہ پریکٹس شروع ہو جائے گی. اس کے بعد مارچ کے فرسٹ ویک میں پنڈی اسٹیڈیم میں جو کرکٹ میچز ہوں گے, تو دنیا کو ایک اچھا امیج جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے حالات
बेहतर हो गया है, ऑस्ट्रेलिया की टीम आ नेशनली रही हमारे है। जैसे भी हालात हो, बट वी शुड डू एफर्ट टू प्रमोट सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनली। तो इस तरह की ये भी थोड़ी चीज़ें जेब नहीं देती है। नसीम साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। मैडम, आपसे बात करना चाहती हूँ, कंपैरेटिव एनालिसिस करें, क्योंकि हमें बेहतर तब समझ में आता है एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, जब आप कंपेयर करते हैं चीज़ों को कि इस साल में कैसी रही वैसे। तो इकोनॉमिकली आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान को बैक इन लाइक 4-5 ईयर्स, और अब कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं अभी? देखिए, आई डोंट थिंक कि कोरोना के बाद हमें इस किस्म के कंपैरिजंस करने चाहिए। ये एक ऐसा इवेंट है विच हैज़ रियली शेकन अप द ग्लोबल इकोनॉमी। तो इसलिए व्हाट वाज प्री कोरोना टाइम्स को आज से मैच नहीं करें। अब आप ये देखें कि किस तरीके से कोरोना के बाद आप, और जो कि अभी भी उसके आपको पता है कि वो एलिमिनेट तो नहीं हुआ ना ओमिक्रॉन की वजह से, दोबारा से फिर वो सप्लाई चेन ग्लिचेस आपकी आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए ये वो नॉर्मल इकोनॉमी के साथ पिछले ये इतना बड़ा एक वर्ल्ड ग्लोबल इवेंट आ गया है कि कंपैरिजन की सेंस नहीं बनती। लेकिन हमें अब ये देखना है कि इस दौरान आपने अपनी मोस्ट वल्नरेबल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन को कैसे प्रोटेक्ट किया है, विच पार्ट वी हैव डन वेल। अगेन मैं कह रही हूँ, हाउएवर अब क्या हम इन द गोइंग फॉरवर्ड क्या हम इस चीज को सस्टेन कर सकेंगे? क्योंकि इन लोगों को मतलब प्रोटेक्शन देना फ्री तो नहीं होता ना। डेट तो आपकी बढ़ेगी, डेट बढ़ भी रही है, जिसकी वजह से, और फिर आपके दूसरे अफगानिस्तान की वजह से इस किस्म के इवेंट्स आ गए कि आपकी जो करेंसी थी वो अनफॉर्चुनेटली हमें डिप्रिशिएट होती हुई नजर आई, जिसकी वजह से फर्दर डेट का प्रॉब्लम हुआ। तो ये डेट को हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन का इशू है, तो आपका जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी है उसकी अलाइनमेंट किस किस्म की होगी? You have to compare it with other countries of the region. Maybe that's a better comparison. ये कंपैरिजन की बात की मैं चाह रही हूँ, शॉर्टली आप जरा ऐड कर दें। सब्सिडाइजेशन की बात करते हैं तो तनकीद ये आती है कि सब्सिडाइज क्यों किया जाए, क्योंकि हम पिछली हुकूमतों पे तनकीद ये करते हैं कि रुपए को आर्टिफिशियल मुस्तहकम करने की कोशिश की गई। तो हम सब्सिडाइजेशन की तरफ क्यों जाते हैं? हम सेल्फ सफिशिएंट हों या हम खुद से काम करें या ऐसी अपॉर्चुनिटीज दें, ये स्ट्रेटजी के बारे में आप क्या कहें? दुनिया अब जो है ना वो एक, ये मुमकिन नहीं है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सको बाय कटिंग योरसेल्फ ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यू कांट डू दैट। घर में थोड़ा भूखे बहुत सोए नेशनलिस्ट, और आप कहें कि मैंने इतना कुछ सेव कर लिया। ऐसी बात नहीं है। आप ये देखें ना कि जाहिर है कि हम एफर्ट तो यही होनी चाहिए कि जितने एरियाज में आप सेल्फ रिलायंट हो सको उतना बेहतर है, लेकिन at the same time being part of global value chains, that is the way forward. अब दुनिया वो वाली नहीं रही कि आप पुराने जमानों में चले जाएं और कहें जी कट ऑफ होके हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर लेंगे और बाकी हम दुनिया से कट, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपने जो आपकी की एरियाज हैं, जो फूड प्रोडक्टिविटी है उसमें सेल्फ रिलायंट होना है, लेकिन बाकी अपने थ्रू योर ई कॉमर्स, थ्रू अदर वेज, और फिर आप सीपैक में आपके पास इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आप गाड़ी पूरी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके पार्ट्स तो कर सकते हो ना, which means कि आप ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, तभी ये इशू रिजॉल्व होगा। आपकी बेरोजगारी का, बेरोजगारी अगर आपकी एड्रेस हो जाती है, then inflation doesn't hurt you that much. और ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की की हम बात करते हैं, पहले हो जाना चाहिए था जो ये बात कर रही हैं। ये मैं पहले भी मैंने बात की कि 40 इयर्स पहले की गवर्नमेंट थी, उनको करना चाहिए था। 3 साल में जब ये पेट्रोल बाहर से ले रही थी तो इनको जजमेंटल क्यों है? यानी हम नहीं, लाइक ऑपोजिशन, व्हाई दे आर सो जजमेंटल? बिकॉज़ उनको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान लोगों को सर्व नहीं किया। देखिए, मैं भी अब गिल्टी फील करती हूँ कि हर रोज मैं कहती हूँ कि अगर हम आए हैं तो अगर मैंने कोई अपने दौर के बीच में हमारी गवर्नमेंट अगर लोगों को रिलीफ नहीं देती तो नो, फिर वो इट विल बी अ वेरी सैड अफेयर फॉर अस, फॉर द कमिंग फ्यूचर। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि पिछली गवर्नमेंट में अगर फॉर एग्जांपल अगर आप पेट्रोल ले रहे तो आपको ये भी तो होना चाहिए कि सारी ज़िंदगी तो हमने लेना, हम अपनी रिसोर्सेज भी तो निकालें, खुद भी तो इन्वेंशंस करें। आपने टोयोटा वाला जो है उसको बस लगा दिया गाड़ी, उनसे खरीद के बड़ी गाड़ियों पे वो आप कर रहे, अपनी पाकिस्तानी गाड़ी पे क्यों नहीं किया? मिसाल के तौर पे जब मैं एक दफ़ा गवादर में बहुत पहले जब अपने स्टूडेंट्स के साथ गई थी तो हवा बहुत थी, तो आई वाज थिंकिंग ऑफ विंड पावर। सो मैंने विंड पावर का सोच के तो मैंने कहा वी शुड, हमारी अपनी टर्बाइंस होनी है। तो मैंने सुपर एशिया वालों को कहा कि यार विंड टर्बाइंस बनाओ तो हम लगाएं। तो उन्होंने कहा हम कैसे बनाएं? इट्स नो एक्सपेंसिव। अगर
अगर पहले हुकूमतें चलो विंड पावर पे भी करके तो टर्बाइन्स हमारे इनको फैसिलिटेट करते ना, हमारे जो लोग जो चीजें इनको कहते तुम और बनाओ तो हम चलो विंड, हम जस्ट गिविंग अ सिंपल स्मॉल सा एग्जांपल। स्ट्रेटजी कुछ यूं होनी चाहिए, सॉरी आप कि हम अपनी खुद अब चीज जब तक हम है ना अपनी खुद मैन्युफैक्चर जैसे वो कह रही हैं, हम अपनी चीजें खुद सुई भी खुद नहीं बनाएंगे, Made in हर चीज मेड इन पाकिस्तान जब तक नहीं होगा, हमारा इशू रहेगा विद टू प्रॉब्लम्स अदर। वन इज हमें जॉब की प्रॉब्लम बिकॉज के हमारी इन्फ्लेशन की भी प्रॉब्लम रहेगी बिकॉज ऑफ दिस के जब तक हम कुछ अपना खुद नहीं बनाते मेड इन पाकिस्तान, दूसरी हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करते, हमें ये तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी। और इसकी वजह से हमारा जो वाटर लेवल है पानी का पीने का वो देखो जा रहा है ऊपर, आप देखो जाओ बड़ा मसला ये ग्राउंड वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी अभी तक नहीं बनी पाकिस्तान में। तो ज़ताजगुल साहिबा से मेरी बात हुई एक प्रोग्राम में, तो उनका काफ़ी फोकस है इस पे, एंड शी इज़ वेरी मच इनटू इट कि ये होनी चाहिए ताकि हम अच्छा और रेन वाटर को भी स्टोर कर सकें। लेकिन इसको कर भी सके तो अच्छा जो आते थे सैलाब आते, कितने सालों से सैलाब आ रहा है, उसका पानी नहीं, किसी ने कोशिश नहीं की भाई इधर सैलाब जिधर से आ रहा है वहीं उसके डैम बना दो, सेव द वाटर। अच्छा फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया, अभी हम भी इस पे उस दिन प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि मैं अपने कौम को ये कहूंगा कि एटलीस्ट सेव रेन वाटर तो सेव करो, अपने घरों में जितना पानी वो जो रेन का आता है। पाकिस्तान है बिल्कुल। यस वी आर सो ब्लेस्ड। द पॉइंट इज कि हमारे अपने लोग बस बैठे होते हैं, आप मुंह में डाल दो तो ठीक है, मुंह में नहीं डालोगे तो हमें कोई समझ नहीं आएगी। मैडम पॉइंट आके आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है कि मुझे पता है, मुझे मालूम, आई नो यू हैव वेरी मच टू से, बट थैंक यू फॉर योर टाइम, यू केम हियर एंड आपने अपने प्रोग्राम में वैल्यूएबल कमेंट्स शेयर किए। डॉक्टर फरीदा फैसल साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मैडम आसमा आपका भी बहुत शुक्रिया। नसीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।